नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण नए साल की पहली तारीख की रात से 4 जनवरी तक झारखंड में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के दौरान अधिकतम तापमान में कमी और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस सिस्टम के कारण बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह झारखंड के उत्तर पश्चिमी में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं 3 तारीख से बारिश का विस्तार देखने को मिलेगा और रांची समेत झारखंड के शेष इलाकों में भी हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तत्पश्चात कोहरे का असर बढ़ा हुआ मिलने की भी संभावना है। वहीं अभी आने वाले 5 दिनों में यानी कि 1 तारीख के शाम से पहले तक मौसम शुष्क रहेगा। पिछले 24 घंटों में झारखंड में सभी जगहों पे मौसम शुष्क रहा है, ड्राई रहा है और जो सबसे अधिकतम तापमान है 27.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। और मुख्य शहरों के जो न्यूनतम तापमान है रांची में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जमशेदपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, डाल्टनगंज में 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, बोकारो में 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, देवघर में 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रामगढ़ में 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अभी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक झारखंड में बढ़ा हुआ है। हल्के बादल भी आपको आसमान में थोड़े से दिखाई दे रहे होंगे, जिसके कारण से न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा होगा मौसम। तो अभी आने वाले जो 5 दिन है उसमें मौसम शुष्की है, उसके बाद थोड़ा सा जो तब्दीली आएगा आपको और थोड़े से बादल आने लगेंगे और 1 तारीख से आपको देर शाम से थोड़े बादल आने लगेंगे और एक रात में 2 सुबह में हल्की बारिश आपको उत्तर पश्चिमी इलाकों में देखने को मिल सकती है और यही हाल रहेगा कि पश्चिमी इलाकों में 2 तारीख को भी आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थोड़ी सी देखने को मिल सकती है और 3 और 4 में इसका थोड़ा सा विस्तार झारखंड के शेष भागों में, रांची समेत शेष भागों में इसका विस्तार होगा, आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के असर में आपको ये जो अंतर है ये देखने को मिल सकता है। उस दौरान क्योंकि हल्के बारिश की संभावना है तो अधिकतम तापमान गिर जाएगा और न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे दोनों के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और जैसे ही सिस्टम खत्म होगा उसके बाद से ठंडा एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा और सुबह में जो कोहरा है वो भी एक बार थोड़ा और गहराता हुआ आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। उधर कोल इंडिया परिवार की ओर से द्वितीय कोल इंडिया मैराथन 2024 का आयोजन आगामी 11 फरवरी 2024 को मोराबादी स्टेडियम से अंबेडकर चौक पिथोरिया भाया कांके रोड होना निश्चित हुआ है। इस मैराथन दौड़ को लेकर सीसीएल के सभागार में सीसीएल के वरीय पदाधिकारी के द्वारा वर्चुअल रूप से वेबसाइट का उद्घाटन एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वेबसाइट के उद्घाटन के बाद सीसीएल के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि मैराथन दौड़ आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बनी रहे एवं स्वास्थ्य के प्रति लोग हमेशा तत्पर रहें। इस पहल पर हम मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिभागियों की संख्या जो पिछले मैराथन दौड़ में 6000 तक थी उसे 10,000 तक पहुंचाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए। वही लास्ट ईयर में ये स्टार्ट हुआ है, उसमें लगभग 6000 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किया है। अभी ये साल में रिस्पांस ज़्यादा है, हम 10,000 लोगों के लिए तैयारी कर रहा है। एज ए पार्ट ऑफ दैट अभी आज चेयरमैन साहब को भी आप सुना है इसका मैसेज का एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो ऑर्गेनाइज करने में क्यों ऑर्गेनाइज करना, वो एडवांटेज सभी डिस्कशन हो गया है। चेयरमैन साहब भी एड्रेस दिया है। अभी फरवरी 11 को ये प्रोग्राम प्लान कर रहा है। मोराबाद से पिटोरिया चौक अबाउट 21 किलोमीटर्स एंड सेम रूट में वापस भी आएगा एंड ये प्रोग्राम लगभग 4 AM को चालू होगा मॉर्निंग में। ऑल VIPs एंड सेलिब्रिटीज़ भी लास्ट टाइम जैसा पार्टिसिपेट किया ये साल में भी हम इनवाइट करेंगे। अब लार्जर पार्टिसिपेशन के लिए सेलिब्रिटीज़ के लिए इधर ऑल इम्पोर्टेंट पर्सन स्टेट गवर्नमेंट का और CCL से कोल इंडिया से भी चेयरमैन साहब आएगा, फार्मर चेयरमैन साहब भी आएगा।
सो सभी लोगों को मिला के ये करने के लिए प्रयत्न है, वो सक्सेस हो जाएगा, वो आपका सभी का मदद करने से। वहीं राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में आदिवासी समुदाय के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिवसीय महाजत्रा के आयोजन की तैयारी को लेकर समीक्षा और रणनीति बनाई गई। आदिवासी संगठन के नेता ने बताया कि महाजत्रा राष्ट्रीय स्तर पर होना है, जिसमें देश के कई राज्यों से आदिवासी समुदाय के लोग शिरकत करेंगे। साथ ही इस यात्रा में आदिवासी समुदाय को अपने भाषा, संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ी को बताने का काम किया जाएगा। झारखंड में 32 जनजातीय समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली नई पीढ़ी के लिए अपनी भाषा और संस्कृति को बचाकर रखने की पहल करना भी इस महाजत्रा का उद्देश्य है। ये पूरे राष्ट्रीय लेवल का, पूरे देश लेवल का ये महाजत्रा होगा, जिसमें झारखंड के हर जिला से लोग आएंगे और हर जिला के साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के भी आदिवासी यहाँ पर शरीक होंगे। वो लोग भी अपने दल बल के साथ यहाँ आएंगे। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, बंगाल हो, यहाँ तक कि अंडमान से भी लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वो लोग भी बहुत खुश हैं और वो लोग भी यहाँ अपने दल बल के साथ यहाँ शामिल होने के लिए सहमति जता रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा हुआ कि पूरे राष्ट्रीय लेवल का ये जत्रा होने जा रहा है, इसलिए हमारे और भी जो आदिवासी दूसरे प्रदेश में हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और इस तरह के और भी राज्यों के जो हमारे जनजातीय आदिवासी लोग हैं, सभी लोग से हम लोग संपर्क करेंगे और इस जत्रा को हम लोग भव्य रूप देंगे, महाजत्रा का रूप देंगे, जिसका तारीख भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो तारीख है 31 जनवरी और 1 फरवरी 2024 को 2 दिवसीय ये महाजत्रा होने वाला है। और इस महाजत्रा में हम लोग सिर्फ नाच गान तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इस महाजत्रा में जो हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, उसको भी कैसे हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे, कैसे हम लोग जिंदा रखेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो देखते हैं कि जो नई पीढ़ी जो अभी हमारे युवा युवतियों के बीच में धीरे धीरे हमारा जो परंपरा और हमारा संस्कृति को लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग ये जानकारी देने का काम करेंगे। इन सभी चीज़ों को भी हम लोग कैसे हम लोग बचाने का काम करेंगे, इसके लिए हम लोग पहल किए हैं और इसका भव्यता को हम लोग अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ सभी लोग बैठे हैं। वहीं नव वर्ष को लेकर पूरे देश में तैयारी जोरों पर है। आगाज जोर शोर से होने वाला है। इसी के तहत राजधानी रांची भी शहरवासियों के नव वर्ष मनाने को लेकर तैयारी में जुट चुका है। शहर के अति व्यस्त इलाके से हटकर विगत कई वर्षों से नववर्ष को लेकर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन का आयोजन मछली घर में किया जा रहा है। इस मछली घर की खासियत ये है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने स्थापना के समय से ही खासा ध्यान रखता है। इसी कड़ी में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की सुविधा सब परिवार एका वर्ल्ड में देखी जाएगी। आयोजन का शुभारंभ हो चुका है और व्यवस्थापक के द्वारा इसे लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा आयोजन का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा सांसद ने कहा कि एका वर्ल्ड के संस्थापक के द्वारा मध्यम वर्ग के परिवार के लिए मनोरंजन का खास ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारिवारिक वातावरण में मनोरंजन को लेकर नव वर्ष में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होना है और बच्चों के लिए विशेष तौर पर कार्यक्रम में गेम की व्यवस्था भी की गई है। होगा 22 तारीख को, तो रोजाना आप जो भी इस कल्चरल प्रोग्राम में कोई फैंसी नहीं, कल्चरल प्रोग्राम में जो भी टीम आएगी उसको 22 तारीख को सांसद सांस्कृतिक प्रशस्ति पत्र देंगे हम आपको, उन सभी बच्चों को। आप रोजाना आप मेरे को भेज देना कि ये टीम आई, ये इतने बच्चे थे। तो लास्ट डे जब 2 जनवरी 24 को होगा, तो उस दिन आप सब बच्चों को बुला के, सारे पेरेंट्स को बुलाकर क्योंकि हमने पिछले मर्तबा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव कराया था, जिसका पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत उसको सराहा था। तो सांस्कृतिक कला बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे बच्चे बहुत
इसमें आगे निकल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना। अब अगले वर्ष जब मई जून के अंदर जब सांस्कृतिक महोत्सव 2 होगा, तो ये सब बच्चे अभी से तैयार हों कि वो जो 3 दिन का बहुत बड़ा फंक्शन 6 ऑडिटोरियम में होता है, पिछली बार जब कराए तो लगभग 4000 बच्चे, 4000 ना, कोई प्रोफेशनल नहीं, 4000 बच्चों ने भाग लिया था लगातार 3 दिनों तक। तो ऐसे बच्चों को आज तो कोई हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, तो उनको प्रमोट करना चाहिए। तो उस प्रमोट करने के लिए प्रतुल सहदेव जी ने जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है फेस्टिवल, और फेस्टिव मूड रहता है और पूरा कार्निवल मूड रहता है, तो मेरा ये प्रस्ताव है, चलिए आज ये सब करने से शहर जिंदा रहता है। शहर में कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, पूरे इतना बड़ा शहर है, राजधानी है, आप दूसरे शहर जाओ तो 50 जगह ऐसे मिलेंगे आपको अलग अलग। लेकिन रांची शहर में प्रतुल जी ने 19 साल पहले ये सोच डेवलप की, और तभी ये 19 साल से ये चल रहा है कार्निवल, और 6 दिन का हम तो देखते हैं बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और पेरेंट्स में उत्साह, बच्चों में बहुत उत्साह होता है। हम प्रतुल सहदेव जी के इस काम के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं कि ऐसे वो बढ़े। अगर राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में देश के विकास में शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और दृढ़ संकल्प के साथ काम करने वाली प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि अब हम लोग छोटे छोटे शहरों में शिक्षा के अलग जगाने के लिए पहल करने वाले हैं। इसी के तहत व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे झारखंड के युवा को रोजगार सृजन में मदद मिल सके। छोटे शहरों की तरफ रुख करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सुविधाएं यहाँ पर नहीं पूरी हो पाती हैं। वो सुविधाएं दिल्ली एनसीआर में हैं। टाटा ज़रूर यहाँ पर जमशेदपुर में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी झारखंड की आबादी को टाटा अकेले कैटर कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। वहाँ पर अभी एक नया एयरपोर्ट आने वाला है जेवर में, लॉजिस्टिक हब बनने वाला है, और बहुत सारी दिल्ली एनसीआर के अंदर नेशनल, मल्टीनेशनल, कॉरपोरेट है, हर तरीके की वहाँ पर इंडस्ट्री है। पढ़ाई झारखंड में भी हो सकती है, बिहार में भी हो सकती है, लेकिन जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो दिल्ली एनसीआर में कहीं बेहतर है। और हमारे पास में पूरी इंडिया की कंपनियां आती हैं, चाहे वो हैदराबाद बेस्ड हों, चाहे बेंगलोर बेस्ड हों, चाहे पुणे में हो, तो पूरे इंडिया से प्लेसमेंट के लिए हमारे पास में कंपनीज के साथ में हमारा टाई अप है, तो वो हमारे पास आती है। ये मुख्य कारण है कि यहाँ का जो भी बच्चा है झारखंड का, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और उस एजुकेशन के बाद में उसको अपना जीवन यापन करने के लिए एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिले। अजय, सरायकेला जिले में स्पॉन्सरशिप योजना में अनाथ बच्चों से पैसे वसूले जाने के मामले में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर को दोषी पाते हुए विभाग द्वारा उनका स्थानांतरण कोडरमा जिला कर दिया गया, परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्र से उनके खिलाफ लाभुकों की शिकायत आना बंद नहीं हुई है। सरायकेला थाना अंतर्गत भंडारी साई के पालो पूर्ति ने जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो के द्वारा प्रयुक्त को पत्र लिखकर पुनः बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर पर कार्रवाई की मांग की है। पालो पूर्ति के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन में कहा गया है कि उनकी पुत्री स्पॉन्सरशिप योजना का लाभुक रही है। जब भी स्पॉन्सरशिप योजना का पैसा उनके खाते में जाता है तो जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एक महिला के साथ उनके घर पर पहुंचते हैं और उनसे खर्चा पानी की मांग करते हैं। इस दौरान कई बार उनसे रुपए वसूले गए हैं। पालो पूर्ति ने बताया कि कई बार पूछे जाने पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने उन्हें बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए खर्चा पानी करना पड़ता है। खर्चा पानी नहीं देने से उन्हें लाभ से वंचित किया जाएगा। हमारा भंडारी साई और नाम है हमारा पालो पूर्ति। और क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग को जो पैसा भेजा जाता है ना, तो जब हम लोग का पैसा भेजा जाता है तो हम लोग को कॉल करके वो बता देता है कि
फ़ोन करके बोल रहा है कि आप लोगों का पैसा हम लोग भेज दिए हैं तो आप लोग निकाल लीजिए। फिर हम लोग जाते हैं, फिर निकाल लेते हैं पैसा अपना, फिर निकाल लेते हैं, फिर तीसरे दिन वो अपना घर आ जाता है, फिर घर आके वो पैसा ले लेता है हम लोग के पास से। 1000 रुपये से नीचे तो नहीं लेगा, 1000 रुपये से ऊपर ही लेगा वो पैसे। वहीं लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कमर कस ली है। साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा कोवाली के कायरासाई में 34 पंचायत के पदाधिकारियों एवं बूथ कमेटी के प्रभारियों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। इस दौरान पोटका के 34 पंचायत के प्रभारी एवं बूथ कमेटी उपस्थित रहे एवं सभी प्रभारी ने अपने अपने बातों को उपस्थित अतिथियों के समक्ष रखा। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसने एवं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में तथा चुनाव के मद्देनजर भारी संख्या में पोलिंग को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं अपनी अपनी बातों को एवं समस्याओं को मेरे समक्ष रखी। यदि मैं 2 बार या 3 बार में भी कार्य को नहीं कर पाता तो मुझे याद कराते रहे ताकि आप सबों के कार्य को करता रहूं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी पंचायत समिति 100 लोगों की सूची बनाए जिन्हें कंबल नहीं मिला है, उन्हें कंबल दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पंचायत में 10-10 चापाकल लगेंगे। आप सभी बैठकर निर्णय करें कि कहाँ लगने पर लोगों को सुविधा होगी, उसी जगह पे चापाकल लगाया जाएगा। जो लोकसभा और अगला साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए पोटका प्रखंड कमेटी के द्वारा आज पूरे प्रखंड के 34 पंचायत के सभी कार्यकर्ता एवं बूथ स्तरीय कमेटी के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इसमें निर्देश दिया गया कि अपने बूथ स्तर में बूथ को कैसे मजबूत करें और उसके साथ साथ कि आगामी लोकसभा को देखते हुए कि भारी से भारी बूथ में पोलिंग करवाएं और साथ ही जो झारखंड सरकार का कल्याणकारी योजना जो झारखंड बनने के बाद पहली बार इस राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनताओं को समर्पित किए हैं, वो ऐतिहासिक योजना जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया था झारखंड प्रदेश में, वैसे योजना को धरातल में अंतिम व्यक्ति से तक कैसे पहुँचे। सरकार आपकी योजना आपके द्वार तो योजना का माध्यम से पहुंचाने का द्वार के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। तत्परांत अगर वैसे लोग हमारा भी छूट गया योजना के शिविर में पहुंच नहीं पाए, वैसे लोगों को जानकारी देना और लाभ दिलाने का भी उद्देश्य से विचार विमर्श भी किया गया। और इधर बर्मा माइंस में दुर्गा पूजा मैदान में 2 जनवरी से श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होने वाला है, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस यज्ञ की खासियत ये है कि इससे जुड़े कारीगर एक ही अस्त्र से पूरे भव्य यज्ञशाला का निर्माण कर रहे हैं। पंच परमेश्वर यज्ञ सेवा समिति की ओर से प्रत्येक 5 वर्ष में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। ये 4था वर्ष है। इसकी शुरुआत 2007 से आरंभ हुई थी, 2012 फिर 2018 और अब 2024 में 2 जनवरी से 10 जनवरी तक ये यज्ञ आयोजित होगा, जिसमें मुख्य पुरोहित अयोध्या के आचार्य आदित्य नारायणचार्य दुधिया जी महाराज होंगे। वहीं बनारस से 7 अन्य पुरोहित भी इस यज्ञ कराने में शामिल होंगे। इस पूरे यज्ञ की खासियत ये होगी कि पहला यज्ञ में लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रवेश कराई जाएगी। दूसरा 10 को होने वाले यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद होने वाले भंडारा में देसी घी के कानपुरी होगा। तीसरा और अहम खासियत यह है कि 11 दिसंबर से यज्ञशाला निर्माण में शामिल मुजफ्फरपुर के 7 कारीगर अपने साथ एक ही अस्त्र लेकर आए हैं, जो घास काटने वाले हंसुए के रूप जैसा है। इसी से वे लोग बांस को पतले पतले आकार में काट रहे हैं, इसी से कील भी ठोकते हैं और इसी से निर्माण के अन्य कार्य भी कर रहे हैं, जो इतने बड़े निर्माण के लिए अद्भुत है। वैसे इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस महायज्ञ के आयोजन का उद्देश्य समाज कल्याण एवं विश्व शांति है, जिसे लेकर 2 जनवरी को सुबह जल यात्रा और संध्या बेला में अग्नि प्रवेश से शुरुआत होगी। वहीं 3 जनवरी से हवन आरंभ होगी, जो 10 जनवरी को पूर्णाहुति और भंडारा के साथ संपन्न होगी। ये महोत्सव श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ये महोत्सव श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ पंच परमेश्वर समिति द्वारा
प्रति 5 वर्ष पे किया जाता है, जो कि इस बार भी 2 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 तक संपन्न होने को है। इसी के तैयारी में और इसके सेवा में हम सब लगे हुए हैं। पंच परमेश्वर यज्ञ समिति के सारे पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पुरोहित, मुख्य पुरोहित हमारे अयोध्या से हैं, बाकी 7 पुरोहित आएंगे बनारस से पूजा के लिए। और इस यज्ञशाला को संपन्न करने के लिए मुजफ्फरपुर से कारीगरों का जो टीम आता है, निरंतर 25 दिन से 28 दिन मेहनत करके इसको कंप्लीट करते हैं। उधर कांड्रा क्षेत्र में व्यवसायियों एवं ग्रामीणों द्वारा बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी गेट जाम के समय अमलगम स्टील के सिक्योरिटी इंचार्ज तारकनाथ तिवारी द्वारा दिए गए एक बयान पर ग्रामीण भड़क गए और बुधवार को देर शाम कुछ स्थानीय एवं अन्य ग्राम के ग्रामीणों ने कांड्रा मेन रोड में आकर कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज तारकनाथ तिवारी का पुतला जलाया। बीते दिनों कंपनी गेट जाम के समय सिक्योरिटी इंचार्ज ने पत्रकारों को अपने बयान में कहा कि यहां पॉल्यूशन को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि कंपनी 3-4 दिनों से सफाई करवा रही है। कंपनी गेट जाम में ग्रामीण नहीं है, कुछ उपद्रवी तत्व हैं। वे लोग एक बहाना बनाकर कंपनी को चमकाने के लिए कई किस्म की धमकी देते हैं, कभी हमको, कभी हमारे बॉस लोग को, और रोड जाम करते हैं। ये कई दिनों से लगा हुआ है। मेरा इतना आदमी रख लो या पैसा दो, वह ठेकेदार से चंदा लेंगे। आज हम फुटबॉल करवाएंगे, इसका पैसा दो। ये लोग पैसा लेने का बहाना करते हैं, कंपनी में आकर किसी को गाली गलौज दे देते हैं। वहीं पुतला दहन कार्यक्रम से दोनों तरफ सड़क जाम हो गई। सड़क जाम की सूचना पर कांड्रा थाना पुलिस दल के साथ पहुंची और सभी को हटाते हुए आवागमन को चालू करवाया। तत्पश्चात इस पुतला दहन की सूचना किसी माध्यम से कंपनी के कुछ कर्मचारियों को कंपनी के एमडी के पुतला दहन होने के रूप में मिली, जहां सूचना पर कुछ कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पुतला दहन का विरोध किया। और ये गुंडा पूरा गुंडागर्दी पर उतरा है। इसका क्या है ना, ये बोलता है कि कंपनी पैसा देता तभी क्रिकेट होता। कौन? अमलगम कंपनी तो गुंडा पाल के रखा है। वो बोलता है कंपनी पैसा देगा तभी कांड्रा में क्रिकेट होगा, तभी कांड्रा में फुटबॉल होगा, और तभी कांड्रा में हर पर्व त्योहार होगा। उसको ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उसको बताना चाहते हैं कि जब कंपनी नहीं था ना, तभी कांड्रा में क्रिकेट, फुटबॉल और यहाँ हर पर्व त्योहार पूरा शान के साथ मनाया जाता था। ये कंपनी का ऐसा नहीं है जिसके वजह से पर्व त्योहार हो रहा है। यहाँ के लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पर्व हो रहा है। उसका चंदा के ऊपर डिपेंड नहीं है हम लोग, उसको ये बताना चाहते हैं। और ये गुंडागर्दी पर उतर है। ये बोलता प्रदूषण नहीं है तो ठीक है, ये पत्ता का रंग काला होता है क्या? यहाँ बोलता पूरा एकदम कौन अवार्ड दे दिया कंपनी को, कुछ अवार्ड नहीं दिया। ये सारा गुंडा पाल के रखा है, पूरा गुंडागर्दी पर उतरा है। वहीं पोटका में जेई एवं पंचायत सेवक की लापरवाही का दंश झेल रहे मुखिया ने निर्देशक को त्राहिमाम का पत्र लिखा। पत्र में मुखिया ने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचायत में 15वीं वित्त आयोग के पैसे का 40% से कम खर्च किए जाने वाले पंचायत के मुखिया को लगातार विभाग द्वारा वित्तीय पावर छीन लेने एवं कार्रवाई की बात कहे जाने की धमकी दी जा रही है। धमकियों से तंग आकर मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रखंड के जेई, ग्राम सेवक एवं अन्य कर्मियों की लापरवाही का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले ही योजना पूर्ण हो चुकी है, मगर जेई द्वारा एमबी बुक नहीं बनाए जाने एवं पंचायत सेवक द्वारा कार्य में कोई रुचि नहीं लिए जाने के कारण 15वें वित्त आयोग के पैसे का निकासी नहीं हो पाया, जिसके कारण खर्च नहीं दिखाया जा रहा है। साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार बीडीओ को इसकी सूचना देने के बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है एवं योजना में पैसे का भुगतान नहीं किए जाने से लाभुक समिति भी काफी परेशान है, जिसको लेकर अंततः मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने जिले के डीसी, डीडीसी एवं कोल्हान के पंचायती राज निदेशक निशा उरांव को पत्र के माध्यम से सूचना देते हुए तत्काल ऐसे कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके कारण 15वें वित्त आयोग के पैसे का खर्च नहीं हो पा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बावजूद पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसका दोष मुखिया पर लगाया जा रहा है। लाभुक समिति के द्वारा योजना से जुड़े जितने भी काम है उसको धरातल पर कंप्लीट कर दिया जा चुका है, लेकिन जेई, पंचायत सेवक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है
और पेमेंट समय पर नहीं हो पा रही है। लाभुक समिति 3 माह से परेशान है, मुझे बोल रहे हैं कि मैडम जल्दी पेमेंट करवाइए, और जिस चीज़ को लेकर मैं ब्लॉग बार बार आना जाना कर रही हूँ, इससे पहले जो वीडियो सर थे उनके समक्ष भी मैंने इस बात को रखी थी, और जो नए वीडियो सर हैं उनको भी मैंने कहा था कि सर ऐसी बात है, JEE-MB जारी नहीं कर रहे हैं जिस कारण से पेमेंट नहीं हो पा रही है। और इसी तरह से 2 काम ऐसे हैं जो समय से पहले ही पूर्ण हो चुकी है, और बार बार विभाग की ओर से हमें ये नोटिफिकेशन आता है ग्रुप के माध्यम से कि काम में कोताही बरती जा रही है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, 15 फाइनेंस का आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं समय से, जिस कारण से जो रेड जोन है उस पर पोटका विराजमान है खर्च के मामले में। और इसी सब चीज़ को देखते हुए बार बार मुखिया को टॉर्चर किया जाता है। DDC सर भी ये कहते हैं कि मुखिया का पावर सीज कर दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को सही से काम करना चाहिए। हमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, जब सब कुछ धरातल पर काम कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसी स्थिति में जबकि एक्टिव मुखिया होने के साथ साथ हम लोग टोटल काम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पेमेंट करने का जितना भी दस्तावेज होता है उसे कंप्लीट करना पंचायत सेवक का काम है, ना कि। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया प्रखंड सभागार में वार्ड सदस्यों को पंचायत के अधिकार व कर्तव्य सहित कई अन्य विषयों को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में किया जा रहा है। 27 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण में पहले बैच में 50 वार्ड सदस्य शामिल हुए। वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कुल 5 बैच में होगा। वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक कमलेश सिन्हा ने बताया कि वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण में पंचायती राज अधिनियम के तहत गांव और पंचायत में कैसे विकास किया जाए, इसके अलावा पंचायती राज में अपने अपने हक और अधिकार कैसे लिए जाए, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव एवं पंचायत की सरकार चलाने के लिए मुखिया और वार्ड सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वार्ड सदस्यों को अपने शक्ति अधिकार की जानकारी होना जरूरी है। गांव के विकास एवं उत्थान में वार्ड सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। वार्ड सदस्य जो है उनका 3 दिन पर प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरू हुआ है। ये प्रत्येक ब्लॉक में चल रहा है। अभी इसी क्रम में हम लोग खरसावां कंप्लीट किए हैं, कुकड़ू कंप्लीट किए, ईचागढ़ कंप्लीट किए, अभी गमरिया आज से शुरू हुआ है, जो 18 जनवरी तक चलेगा। एक वार्ड मेंबर का जो अधिकार कर्तव्य है, उसके साथ उनकी जो गतिविधियों से रिलेटेड जो सारी बातें हैं, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की संरचना, इनकी समितियाँ, इसके अलावा जो सामाजिक अंकेक्षण है और जो फंड का प्रोसेस है, 15 फाइनेंस है, तो इन तमाम विषयों पर, उनसे रिलेटेड सारे विषयों पर 3 दिनों का ये प्रशिक्षण। वहीं मुसावनी स्थित पूर्वी मुसावनी पंचायत में मुखिया दुलाराम महाली ने जरूरतमंद एवं बुजुर्गों के बीच कड़कड़ाती ठंड से बचाव को लेकर कंबल का वितरण किया। इस मौके पर मुसावनी 1 नंबर स्थित अंजुमन मिलाते इस्लामिया मस्जिद के समीप मुखिया दुलाराम महाली की देखरेख में फारूक अली के हाथों जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं मुखिया ने स्वयं घर घर जाकर दिव्यांग एवं बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मौके पर सोनू कुमार सिंह, फारूक अली, अनिल कुमार, मुर्तुजा, सुशांत बेरा, सुल्तान अली आदि उपस्थित थे। सरकार का तरफ से कुछ कंबल मिला था जो ज़रूरतमंद को पूरा नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला, जिसके चलते बहुत सा माने बुजुर्ग लोग छूट गया है एकदम ज़रूरतमंद। तो इसीलिए आज हम अपना तरफ से मेरा तरफ से पर्सनली हम कुछ बुजुर्ग लोगों को जितना हो सके हमको अपने तरफ से हम मदद किए हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।